हाँ, वो शख्स जिसने इसे ज़ेर किया है इसकी ज़िंदगी का मालिक है और कनाशी इसका गुलाम। कनाशी अगर इसके अहकामात से सरताबी करेगा तो रस्म के मुताबिक इसको रेजा कर देंगे। चुनांचे अब कहना यह है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये रसूमात चली आ रही हैं इसी तरीके से इन्हें अंजाम दिया जाए। हम कनाशी के हाथ बांधकर इसे नए कास के सामने पेश कर देंगे और नया कास मुकम्मल तौर से इसका मालिक होगा। चुनांचे मैं ऐलान करता हूं क्योंकि मुझे इसका हक बख्शा गया है कि अब हमारे कास गोगला है। एक बार फिर शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग बेपनाह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और गोगला के नाम के नारे लगा रहे थे और ये तो होता ही चला रहा था प्रोफेसर। कोई नई बात तो थी नहीं और मैं जानता था कि इसके बाद भी यही हंगामे होंगे। चुनांचे मैं खामोशी से एक तरफ हट गया। फिर जब कनाशी के हाथों में रस्सी बांधकर उसका सिरा मेरे हाथ में दिया गया तो मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। कनाशी ने गर्दन झुका ली थी। दूसरे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। गोगला को बेशुमार अफराद ने घेर लिया था, गोया वो मुझसे कुछ दूर हट गई थी। तब मैंने कनाशी के करीब पहुंचकर उसके शानों पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। कनाशी ने निगाहें उठाकर मेरी जानिब देखा। इसकी आंखों में खजालत थी। तब मैंने आगे बढ़कर उसके हाथों से रस्सी खोल दी और नरम लहजा में कहा, फतेह और शिकस्त मैदान जंग का जेवर है मेरे दोस्त। यहाँ पर हमें इन्हीं दोनों चीज़ों में से कुछ मिलता है। तुम्हारे लोगों की रस्म के मुताबिक तुम्हें मेरी गुलामी में दे दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बावकार शख्सियत समझता हूँ, एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी कुव्वत से हुकूमत हासिल की थी। और हुक्मरान गलत फैसले नहीं करते। आज तक हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन आज तुम मेरी पनाह में हो और जो लोग मेरी पनाह में होते हैं मैं इनके साथ ऐसा सलूक करता हूँ कि कभी इनकी दिल आज़ारी ना हो। सो इस सिलसिले में इस रस्सी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत की डोर में बंधकर मेरे साथ आओ और ताहाफुन करो। कनाशी ने ताज्जुब से मेरी शक्ल देखी। ग़ालिबन उसे इन अल्फाज की तवक्का न थी। उसने यही सोचा होगा कि फातेह मफतूहों के साथ जो सलूक करते हैं वो कतई इंसानियत सोज होता है। वो इनके लिए नरम लहजा नहीं रखते। मेरे नरम लहजा ने उसे हैरान कर दिया था। तब मैंने उसे इशारा किया और कनाशी मेरे साथ साथ आगे बढ़ने लगा। इस वक्त गोगला तक पहुंचना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके मद्दाह, उसके आवाम उसे घेरे हुए थे और उसे किसी कीमत पर छोड़ने को आमादा न थे। वो कुशांग गोगला को योजना के महल की तरफ ले जा रहे थे जहां अब गोगला की हुक्मरानी होगी। फिर गोगला ने ही इन लोगों से कुछ कहा और बहुत से लोग मेरी तलाश में चल पड़े। मुझे पाना तो कोई मुश्किल काम न था क्योंकि मैं उन सब में नुमाया था। चुनांचे बूढ़ा सत्या और उसके बहुत से साथी मेरे नजदीक पहुंच गए। उन्होंने मुझे भी उसी तरह दायरे में ले लिया था जैसे उन्होंने गोखला को लिया था। कनाशी मेरे साथ था। उन्होंने ताज्जुब से कनाशी के खुले हुए हाथ देखे। बूढ़े के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, जो हैरान कुन फातेह होते हैं अंदर से बड़े अजीब होते हैं। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा और मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और इनके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं भी गोगला के नजदीक मौजूद था। गोगला के चेहरे पर इस वक्त भी अजीब से तासरात थे। वो मसरूर भी नजर आ रही थी और गमज़दा भी। उसने पहले मुझे देखा, फिर कनाशी की तरफ और ना जाने क्यों वो खो सी गई। लेकिन चंद लम्हात के बाद ही उससे जैसे होश आ गया और उसने बूढ़े से कहा, हम महल की जानिब जाना चाहते हैं। इन लोगों से कहो कि आराम के बाद इनसे दोबारा मुलाकात की जाएगी। बूढ़े ने गोगला के अल्फाज दोहरा दिए और लोग पीछे हट गए। तब हमें महल की जानिब ले जाया गया। इस बार महल में हमारा दाखिला बहुत ही आला तरीके से था। वो इससे कबल भी हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया था, लेकिन इस वक्त हम मालिक की हैसियत से अंदर दाखिल हुए थे। गोगला ने बिल्कुल तन्हाई तलब कर ली थी। हाँ, उसने सिर्फ मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसके साथ आऊँ। चुनांचे महल के एक बहुत बड़े कमरे में गोगला मुझे लेकर पहुंच गई। बाकी लोग बाहर ही ठहर गए थे। कनाशी को उनके हवाले कर दिया गया था। तब गोगला ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरी जानिब देखने लगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और मेरे नज़दीक आकर मुझसे लिपट गई। उसके बावजूद तू मुझे कहता है कि मैं तुझसे प्यार न करूं, उसने कहा, लेकिन मेरे जज्बात ने उसकी कोई पजीराई नहीं की थी। मेरे हाथों ने उसके गिर्द कोई हल्का नहीं बनाया। वो काफ़ी देर तक इस बात की मुंतजिर रही कि मैं भी उसे मोहब्बत से सीने से चिमटा दूं। इस फतेह की खुशी में मैं उसे कबूल कर लूं या इस बात का ऐलान कर दूं कि मैं भी उसे चाहता हूं। लेकिन ये सब जज्बात की बातें थी प्रोफेसर, और मैं इतना अहमक या जज्बात ही नहीं था। चुनांचे मैं खामोश ही रहा। अलबत्ता मैंने गोगला को खुद से जुदा करने की कोशिश नहीं की थी। मैं उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उसे अंदर आने की इजाजत ही थी। आने वाला सत्या ही था। उसने अदब से गर्दन झुकाई और बोला, अमूर सल्तनत के सारे लोग जमा हो गए। वो नई हुक्मरान के अहकामात सुनना चाहते हैं। मैंने क्या जवाब दूं? सिर्फ एक। गोगला ने गजबनाक लहजे में कहा,
और वो ये कि जब तक मैं इनमें से किसी को तलब न करूं, कोई मुझ तक आने की कोशिश न करे। जो हुक्म, बूढ़े ने जवाब दिया और वापस चला गया। कोकिला अब भी अजीब से निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, काश मैं तेरे लिए उलझन बन गई हूं ना? नहीं गोगला, अलबत्ता मुझे तुझ पर हैरत है। क्यों? तूने कनाशी की मोहब्बत के कितने अफसाने सुनाए थे मुझे। हाँ, लेकिन काश तुम औरत को नहीं समझोगे। कोकिला गमजदा सांस लेकर बोली और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या कहना चाहती है तू? तुम समझोगे कि तुम फाते हो इसलिए मैं तुमसे उल्फत का इजहार कर रही हूं? नहीं, ये बात नहीं है। इसलिए कि बहरहाल मैंने तेरे लिए ही ये सब कुछ किया है और इस बात को तू अच्छी तरह जानती है कि मैं हुकूमत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। हाँ, यह दुरुस्त है। ऐसी सूरत में मैं ये बात नहीं सोच सकता। बहरहाल मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी। अलबत्ता मुझे बताओ अब क्या करोगे? तुमसे एक इजाजत तलब करूंगा गोगला, क्योंकि अब तुम इस पूरे इलाके की हुक्मरान हो, इसलिए मुझे ये इजाजत दो कि मैं तुम्हारे इस इलाके में कहीं भी चला जाऊं, मेरे ऊपर पाबंदी आयद न होगी। ऐसे अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर, मैं तेरी मिन्नत करती हूं। ओह, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरे बारे में तुमने क्या सोचा था? थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, मैंने जवाब दिया और फिर गोगला के पास से चला आया। हालांकि प्रोफेसर वो औरत थी जिस कदर ताकतवर थी, मुझे उसके बारे में इल्म हो गया था। उसके जादू से तो मैं कतई मुतासर नहीं था, लेकिन बहरहाल औरत की दिलकशी बजाते खुद बहुत बड़ा जादू होती है और ये जादू मेरे ऊपर चल सकता था क्योंकि तवील अरसा गुजर चुका था। औरत की कुर्बत हासिल की, लेकिन ना जाने क्यों इस औरत से कदूरत थी मुझे। मैं किसी कीमत पर उसका कुर्ब नहीं चाहता था। तब मैं कनाशी के पास पहुंच गया, जो बेचारा अब एक कैदी बन गया था। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश, अजीम काश, उसने कहा। कनाशी, मैंने संजीदगी से उसे मुखातिब किया, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। तुम मुझसे इजाजत क्यों ले रहे हो? तुम मेरे मालिक हो। उसने कहा। मैदान जंग में हम दुश्मन थे, लेकिन चूंकि अब दुश्मनी खत्म हो चुकी है इसलिए हम दोनों आम इंसान हैं। तुम्हारी दुनिया की रस्म के मुताबिक मैं तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन मैंने इस बात को दिल से तस्लीम नहीं किया है। मैंने जवाब दिया, क्या मतलब? मैं तुम्हारा आका नहीं हूं, तो क्या तुमने मुझे आजाद कर दिया? इसी वक्त जब मैंने तुम्हारी रस्सियां खोली थी। बेशक तू अजीम है, अगर मुझे तेरी अजमत का अंदाजा होता तो मैं कभी तुझसे जंग न करता। ताकत के नशे से चूर मस्त हाथी हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन जो ताकतवर होने के अलावा मुतहम्मिल मिजाज भी होते हैं वो नाकाबिले तस्खीर होते हैं। ये मेरा इल्म है, लेकिन इसके बावजूद मैं तेरा परस्तार हूं। बता क्या हुक्म है मेरे लिए? कनाशी, क्या यह हकीकत है कि गोगला तुझसे मोहब्बत करती थी? ताकत का सहर अजीब होता है काश। ताकतवर बनने से कबल हम दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नाकाबिले तस्खीर हूं और गोगला वो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की है। अपनी औरत के बारे में मैंने सोचा कि उसे भी मेरी मानिंद अजीम होना चाहिए और वो मेरे जहन से निकल गई। लेकिन आज शिकस्त से दो चार होने के बाद जैसे सारे तिलिस्म टूट गए। क्या महसूस कर रहे हो? मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखा, यही जैसे एक तवील सफर के बाद वापस आया हूं। गोगला के लिए अब तुम्हारे दिल में क्या मकाम है? सिर्फ एहसास शर्मिंदगी। मैं उसके सामने नहीं जा सकता, और अगर वो तुम्हें कबूल कर ले तो नामुमकिन। मैं उसे मुमकिन बनाना चाहता हूं, मैंने कहा, और वो ताज्जुब से मुझे देखने लगा। मैं नहीं समझा, मैं तुम्हें अपनी गुलामी से आज़ाद कर चुका हूं, इसलिए अब तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से ख्वाहिश का इजहार जरूर करना चाहता हूं। सर आंखों पर काश, तुम गोगला को वापस लाओगे, कोशिश करोगे उसके दिल पर लगी नफरत की मोहर टूट जाए और फिर उससे शादी कर लेना। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है। कनाशी की आंखें ताज्जुब से फैल गई थी। वो मुतहय्यराना निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने बड़ी खजालत से कहा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो काश। हाँ जरूर, पूछो। क्या तुम भी उसे चाहते हो? कतई नहीं। फिर तुमने उसके लिए सब कुछ क्यों किया? ऐसा तो कोई नहीं करता। किसी ने आज तक किसी दूसरे की ऐसी भरपूर मदद न की होगी। मुमकिन है, लेकिन मैं इसी फितरत का मालिक हूं, मैंने जवाब दिया। कनाशी परेशान हो गया था। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? क्या सोचेगी वो तो यही ख्याल करेगी कि शिकस्त खाने के बाद मैं जिंदगी बचाने के लिए उससे मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं। वो मुझे ठुकरा देगी काश, वो मुझे कबूल नहीं करेगी। तुम्हें यह कोशिश करना होगी कनाशी। ठीक है, मैं तुम्हारे हुक्म से सरताबी नहीं करूंगा, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। और फिर इन दोनों की गुफ्तगू मैंने भी सुनी। प्रोफेसर गोगला ने बिलाशुबा कनाशी को बहुत सलील किया। उसने वही सब कुछ कहा जो कनाशी ने मुझसे कहा था, लेकिन चूंकि वो मेरी तरफ से मायूस हो चुकी थी, उसे यकीन हो गया था कि मैं उसकी मोहब्बत कबूल नहीं करूंगा। इसलिए बिल आखिर वो मान गई और फिर आंसुओं भरी शिकायत के बाद गोगला ने उसे सीने से लगा लिया। मेरा काम हो चुका था। अब मुझे क्या पड़ी थी कि इखलाक की कदरों की पाबंदी करता। चुनाचे ये जरूरी तो नहीं था कि मैं इन लोगों को अपनी रवानगी के बारे में बताता। वो इस बात पर जिद करते कि मैं अभी यहाँ रुकूं, मेरी खुशामदें करते और मैं मजबूर हो जाता। ये सारी बातें मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी।
मैं इसी बस्ती में बहुत सी बातों से मुतासर हुआ था, लेकिन सबसे मुझे ज्यादा जिस हस्ती से दिलचस्पी थी वो सलानूस था। सलानूस ने मुझे जो कुछ दिखाया और बताया था उससे अंदाजा होता था कि जैसा शख्स है मुझे सदियों में नहीं मिला है। ये सलानूस ही था जिसने अपने हश्त पहलू दानिश कदे में मेरा माजी तलाश कर लिया था, वरना इसे कबल बेशुमार लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ न जान सके थे। बहरहाल सलानूस से जो कुछ तय हुआ था मैं उसी के मुताबिक काम करना चाहता था। चुनांचे शाम मैंने एक घोड़ा तलब किया और घूमने के अंदाज में बाहर निकल आया। इससे कबल भी मैं घूमने के लिए चला जाया करता था और गोगला को इस बात पर कोई तशवीश न हुआ करती थी। वैसे गोगला और कराची अब एक दूसरे में गुम हो गए थे। शहर वालों की क्या कैफियत थी मुझे इससे कोई दिलचस्पी न थी। चुनांचे मैंने अपना घोड़ा शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर डाल दिया और थोड़ी देर के बाद मैं उस रास्ते पर था जहां से गुजर कर मैं योशना के शहर में दाखिल हुआ था। मेरा घोड़ा बर्क रफ्तारी से जा रहा था। चंद साथ के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे किसी और घोड़े के कदमों की आहट भी है। मैंने घूमकर देखा तो बाबा सलानूस मेरे पीछे स्याह रंग के घोड़े पर सवार चला रहा था। उसकी दाढ़ी उड़ रही थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे देखकर उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और यही अमल मैंने भी किया। सलानूस चंद साथ के बाद मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे पूर्णा? तुम्हारे पास, मैंने जवाब दिया। मगर मैं तो खुद तुम्हारे पास मौजूद था, सलानूस ने कहा। मुझे नहीं मालूम था सलानूस, अलबत्ता तुम्हारे इस तरह मिल जाने से मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ पूर्णा, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं था, बहुत नजदीक था और तुमने जो कुछ किया इसे अपनी आंखों से देख रहा था। और गोया तुम वहां मैदान जंग में भी मौजूद थे। हाँ, मैंने एक एक लम्हा तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा है। दरअसल पूर्णा, मैं तुम्हारी ताकत के बारे में मुकम्मल तौर से जानना चाहता था और इसके अलावा मैं कुछ गलत फहमियों का भी शिकार था जिनकी हम मैंने तस्दीक कर ली। कैसी गलत फहमियां सलानूस? मैं यही सोचता रहा था कि मुमकिन है कि कहीं किसी जगह तू योशना की ताकत से मार न खा जाए। हालांकि तूने देखा होगा पूर्णा कि योशना जिस्मानी कुव्वतों में भी अपना सानी नहीं रखता था। मेरी मुराद कराची से है, क्योंकि योशना अब गोगला है। कराची जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर था, लेकिन पहले चंद हमलों ही में उसे एहसास हो गया था कि उसके मुकाबिल जो शख्स है वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तब उसने फौरन अपने इल्म का सहारा लिया, और अगर वो अपने इल्म का सहारा न लेता तो मेरा ख्याल है पहली चंद सातें ही उसके गरूर का खात्मा करने के लिए काफी होती। लेकिन वो जिस तरह तुमसे लड़ा इसका तुम्हें अंदाजा होगा। उसने अपनी सारी कुव्वत मुकम्मल तौर पर जंग में झोंक दी थी। उसने अपनी जिस्मानी और इल्मी दोनों कुव्वतों को तुम पर आजमाया, लेकिन मुझे खुशी है कि वो तुम पर फतेह न पा सका। हाँ, और मेरे लिए ये तजर्बा बड़ा दिलकश था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिलाशुबा उसने बहुत सी कुव्वतें हासिल कर ली हैं और मैं इसका मोतरिफ भी हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई सलानूस। मैंने कहा, कौन सी बात? उसने कहा था कि मैं हजारों वजूद रखता हूं, लेकिन मैंने जितने लोगों को कत्ल किया मेरा ख्याल है वो हजार तो न थे। बिल्कुल सही है। दरअसल इसमें योजना की एक सोच शामिल थी। क्या? मैं नहीं समझा। मैंने दिलचस्पी से पूछा। आओ सफर शुरू करते हैं, घोड़ों को आगे बढ़ाओ, जाहिर है हमें रास्ते में गुफ्तगू ही करनी है, सलानूस ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तब हमारे घोड़े सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगे। सलानूस मेरे घोड़े के साथ साथ चल रहा था। तब उसने मेरी जानिब देखा और बोला, दरअसल योशना ने अपनी थोड़ी सी कुव्वत बचा कर रखना चाहिए। वो आखिर दम तक कुछ न कुछ करना चाहता था, और लेकिन इससे इसका मकसद वाजे नहीं हुआ। हाँ दुरुस्त है, मकसद उस वक्त वाजे होता जब वो कुछ कर लेता, लेकिन वो कुछ न कर सका था। और जब उसने महसूस कर लिया कि वो हार रहा है तो उसने अपने हजारों वजूदों में से सिर्फ चंद को सामने किया। जितने रूप तुमने उसके कत्ल की उसके बाद उसे शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके ज़हन में एक और बात थी कि अगर उसकी जान बचाए तो अपने चंद वजूद बचा कर ले जाए ताकि उन्हें इस्तेमाल कर सके। और तो गोया उसकी नीयत साफ न थी। हाँ बिलाशुबा, तुम क्या समझते हो? क्या वो तुम्हारी गुलामी पसंद करता? हरगिज नहीं। मेरा ख्याल है वो उस वक्त तक तुमसे मोहब्बत से पेश आता जब तक वो तुमसे खौफ महसूस कर सकता, और उसके बाद वहां से फरार हो जाता कि बचा खुचा इल्म उसके काम आ जाता। खूब। बहरहाल मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी न थी और ना ही मैं योशना को गुलाम बनाना चाहता था। यकीन मानो सलानूस के इस इलाके में आकर मैंने बेशुमार हैरत अंगेज चीजें देखी हैं। बेशुमार चीजों ने मुझे मुतासिर किया, लेकिन इस इलाके का हुस्न और गोगला भी शामिल थी। यकीन करो, अगर गोगला कनाशी से मोहब्बत न करती तो मैं उसे अपनी औरत बनाना पसंद करता, लेकिन मैं किसी ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को अपनी औरत बनाना पसंद नहीं करता जो मुझसे पहले किसी दूसरे कदम भरती हो और उसकी मोहब्बत से मायूस होकर मेरे पास आई हो। ये दूसरी बात है कि वो मुकम्मल तौर पर मुझे ही चाहती हो, खा उसकी कैफियत कुछ भी होती। लेकिन यहाँ जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो तुम हो सलानूस, और मैंने इसी लम्हे को बेहतर समझा है इन दूसरे लम्हा से जिनमें तुम्हारा साथ नसीब हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तुम्हारी तख्लीक हैरत अंगेज है। तुम्हारी मुराद मेरी दानिश कदे से है? सलानूस ने पूछा।
न सिर्फ दानिश कदा बल्कि वो सारी चीज़ें जो तुमने अपनी बर्फानी गारों में छुपा रखी है। हाँ, वो मेरा इल्म है और मैंने अपने इल्म से तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ मालूम किया है। खूब, मुझे यकीन है कि जो कुछ तुमने मालूम किया वो गलत ना होगा। यह एतमाद मैंने सदियों में बहुत कम लोगों पर किया है। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, सलानूस ने जवाब दिया। लेकिन बताओ तो सही सलानूस, आखिर तुमने मेरे बारे में मजीद क्या मालूम किया? सलानूस के होंठों पर मुस्कुराहट फैलकी। उसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी रही। मैं उसके बोलने का मुंतजिर था, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि वो किसी ख्याल में डूबा हुआ है तो मैं भी खामोश हो गया। तवील मुसाफत तय करने के बाद बिलाखिर हम बर्फ के उस अजीम तय खाने में पहुंच गए जहां सलानूस की दुनिया फैली हुई थी। यहां पहुंचकर सलानूस ने मुझसे कहा, इस दौरान जब तुम गोगला को उसके मकसद की तकमील में मदद दे रहे थे, मैं यहाँ तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ था। ओह, लेकिन तुमने तो कहा था सलानूस कि तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। ठीक है, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची। क्या? जब कनाशी का इल्म मुझसे हजारों वजूद बख्श सकता है तो सलानूस ने भी अलूम के हिस्सूल में तवील वक्त ज़ाया किया है। ओह, वाकई तुमने दुरुस्त कहा। आओ पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कयामगाह दिखा दूं। गारों के इस अजीम सिलसिला में बज़ाहिर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ उकताहट महसूस करोगे? हरगिज़ नहीं। तो सदियों के बेटे, तुम मुझे अपने सदियों के तजर्बात से रोशनास कराओगे और मैं तुम्हें इल्म के करिश्मे दिखाऊंगा। मैं भी यही चाहता हूँ, मैंने कहा, और हम दोनों चल पड़े। एक इंतहाई पुरस्कून और आरामदेह जगह उसने मेरी कयामगाह के लिए मुंतखब की थी। मैंने उससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया और उस जगह को अपनी रहायशगाह के तौर पर कबूल कर लिया। बूढ़े सलानूस ने मेरे आराम की तमाम चीज़ें मुहैया कर दी थी। फिर उसने कहा, इसके बावजूद तुम यहाँ महदूद नहीं हो। मैं तुम्हें एक ऐसे फन से रोशनास कराऊंगा जो तुम्हारी रूह तक खुश कर देगा और तुम तन्हाई से नहीं उकताओगे। क्या मतलब? बताऊंगा बताऊंगा। बूढ़े ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई, फिर बोला, बहरहाल तुमने भी एक तवील सफ़र किया है और तवील जिद्दोजहद की है। तुम थक गए होगे, मैं भी थक गया हूँ, इसलिए कुछ देर आराम करेंगे। मुनासिब, मैंने जवाब दिया। तो मुझे इजाज़त, उसने उठते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बूढ़ा चला गया और उसके जाने के बाद मैं उस आरामदेह बिस्तर पर लेट गया जो मेरी इस कयामगाह में मौजूद था। लेटने के बाद मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया और मेरे जहन में सदियाँ गर्दिश करने लगीं। न जाने क्या क्या याद आया, लेकिन ये यादें मेरे लिए गमनाक न थी। मैं तमाशाई से ज़्यादा हैसियत न रखता था इन यादों के हजूम के दरमियान, और न जाने किस वक्त आंख बंद होगी, पलकें जुड़ गईं और यकसा रहने वाला वक्त सरकने लगा। जब मैं जागा तो मेरे नज़दीक फलों के बर्तन और शराब के जग रखे हुए थे। ये सलानूस की कार्रवाई होगी। मैंने कुछ फल खाए, 2-4 जाम शराब के चढ़ाए और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। लंबी सूंघ से गुजर कर बिलाकर मैं सलानूस की तजर्बागाह में पहुँच गया, जहाँ वो इत्मीनान से लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। मेरी आठ पर वो चौंका और सीधा हो गया। उसके होंठों पर इस्तकबाल या मुस्कुराहट पैदा हो गई थी। आओ, तुम गहरी नींद सो गए थे पूर्णा। हाँ, ये पुरस्कून जगह नशावर है, यकीनन यकीनन। और इस पर तुम्हारी जवानी, ये कितनी ताज्जुब खेज़ बात है पूर्णा कि हम लोग सदियों की उम्र रखते हैं, खुद को बेहद तवील उम्र गर्दानते, लेकिन बिलाकर हम जवानी से गुजर कर बुढ़ापा भी पाते हैं। और तुम इस तरह जवान हो कि देख कर तुम्हें रश्क आता है। एक बात बताओ सलानूस, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पूछो। तुम्हें बूढ़ा हुए कितना अरसा गुजर गया? जब मैंने खुद को जवानी की उमंगों से दूर पाया तो मेरी उम्र 3 सदियाँ थी और उसके बाद मजीद 4 सदियाँ गुजर चुकी हैं। ओह, इतना तवील बुढ़ापा? हाँ, बेशक बुढ़ापा इतना तवील नहीं होना चाहिए। जवानी कितनी ही तवील हो, कोई एहसास नहीं होता। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जवानी कैसी गुजरी? बुरी नहीं रही। यहाँ मर्दों और औरतों की उम्र यकसां ही होती होगी। हाँ, लेकिन मौत के बारे में क्या कहा जा सकता है? तुम्हारी जवानी की साथ ही मर चुकी, उसके बाद कोशिश नहीं की, बुढ़ापा आ गया। बूढ़े ने हंसते हुए कहा और मैं भी हंसने लगा। काफ़ी देर तक हम दिलचस्प गुफ्तगू करते रहे और फिर मैंने सलानूस से कहा, यूं तो तुमने अपनी अजीम शान तजर्बागाह में जो कुछ दिखाया है वो सब मेरे लिए हैरान कुन है, और उससे मैंने तुम्हारी ज़हनी सलाहियतों और बेपनाह तख्लीकी तजर्बों का अंदाज़ा किया है। लेकिन तुमने मुझसे एक और हैरतंगेज़ बात कही है बाबा सलानूस, इसका क्या मकसद था? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। कौन सी हैरतंगेज़ बात? बाबा सलानूस के होंठों पर मुस्कुराहट थी जिससे यह अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरा मतलब समझ क्या है, लेकिन उसके बावजूद मुझसे कहलवाना चाहता है, और मैंने उसमें आर महसूस नहीं की और कहा, तुमने कहा था बाबा सलानूस कि तुम मेरी तन्हाई दूर करने के लिए भी कुछ कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो तन्हाई कैसे दूर होगी और कौन लोग मेरी इस तन्हाई के रफीक होंगे। बड़ी दिलचस्प लगेगी तुम्हें यह बात पूर्णा। तुम्हारी आंखों में सदियाँ बसी हुई हैं। इन सदियों में तुम्हारी जिंदगी में बेशुमार लड़कियां आई होंगी, इनकी शक्लें तुम्हारे ज़हन में मौजूद होंगी, इनकी खुशबू की महक तुम्हारे नतनों में होगी। क्या ये गलत है? बाबा सलानूस ने रंगीन लहजे में पूछा और मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। देखो पूर्णा, माजी में जो कुछ हो चुका है इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती।
यानी माजी जिस अंदाज में गुजरा है, हम अपनी कोशिशों से उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ गुजर चुका है वो फिजाओं में महफूज है, तुम्हारे ज़हन में महफूज है, और ये हवाएं तुम्हारे ज़हन को छू कर भी गुजरती हैं। ऐसी सूरत में अगर हम चाहें तो माजी कुछ लम्हात के लिए वापस भी बुलाया जा सकता है। यानी माजी के आईने में झांक कर तुम इन सितारों तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। इसी लिहाज से तुम्हारी पसंदीदा लड़कियां जो तुम्हारे साथ जिंदगी में आ चुकी हैं, इन सब का दीदार तुम दोबारा कर सकते हो, खा किसी भी अंदाज में वो मौत से हमकिनार हुई हूं। बूढ़े सलानूस ने कहा और मैं हैरान रह गया, लेकिन बाबा सलानूस, माजी का ये कुर्ब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया।